देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुज़ाकरात और छापे, पार्लियामेंट और अदालत, और महंगाई या गरीब, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कहते हैं आज पैसे नहीं है तो अक्टूबर में किधर से पैसे आ जाएंगे। सप्लीमेंट्री सम नॉट एक्सीडिंग 21 बिलियन, इसको भी इस हाउस ने वोट डाउन कर दिया। एक तरफ कह रहे हैं 20 अरब रुपए नहीं है, दूसरी तरफ जो पीटीआई के लोटे हुए थे एमएनए, उनको 90 अरब रुपए की स्कीमें दे दी गई हैं। इलेक्शन के मुतल्लिका फंड्स के हवाले से पार्लियामान ने जो फैसले दिए हैं, हमारा भी ये इखलाकी फर्ज बनता है कि हम उसका एहतराम करें। 21 अरब रुपए की जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है, इस ऐवान ने मंजूर नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान का सालाना बजट 9,500 अरब रुपए का है। ये पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, ये बिल्कुल एक अलग बहस है। लेकिन ये तय किया जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान एक साल में ये 9,500 अरब रुपए खर्च करेगी। सालाना तरक्याती बजट का हजम 750 अरब रुपए है। हुकूमत सिर्फ अपने अखराजात और वफाकी हुकूमत चलाने के लिए 550 अरब रुपए खर्च कर देती है। इसी बजट में जहां बाकी अखराजात के लिए सैकड़ों अरब रुपए रखे गए हैं, वहीं इमरजेंसी और हंगामी सूरत हाल के लिए भी 200 अरब रुपए मौजूद हैं। हुकूमत के खजाने में हजारों अरब रुपए हैं और वो रोजाना की बुनियाद पर ये फंड्स धड़ाधड़ खर्च भी कर रही है। लेकिन जनाब, 21 अरब रुपए की कहानी इंतहाई दिलचस्प है। लगता है कि ये कहानी पैसों की मौजूदगी है इसके जारी करने की नहीं, बल्कि मसला कुछ और ही है। वजारत खजाना रोजाना अरबों रुपए के फंड्स की मंजूरी देती है और स्टेट बैंक अरबों रुपए कौमी खजाने से जारी करता है। लेकिन इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए मंजूरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपीके में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा पैसे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 21 अरब रुपए फौरी जारी करने का हुक्म दिया। वजारत खजाना ने असम्बली बनाई और काबीना में भेज दी। काबीना ने फैसला किया कि पैसों की मंजूरी पार्लियामेंट देगी। पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो वजीर कानून ने बिल पेश कर दिया। स्पीकर ने 21 अरब रुपए की इस फरियाद को कायमा कमेटी में भेज दिया। कायमा कमेटी ने 21 अरब रुपए की इस फरियाद की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। यह बिल वापस असेंबली में आया तो असेंबली ने इसको मुस्तरद कर दिया। फिर अदालत लगी। पूछने पर अटॉर्नी जनरल ने असेंबली की राय शुमारी सामने रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि मनी बिल की नाकामी का मतलब तो हुकूमत की नाकामी होता है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरन एतमाद का वोट लेकर जवाबी पैगाम दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोशिश की और हुकूमत को दरमियान से निकालकर सीधा स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दे दिया। डेडलाइन गुजरी तो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट पेश की कि जनाब पैसे मौजूद हैं, हमने अलग करके रख दिए हैं, लेकिन इनको जारी करना उनके इख्तियार में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हुकूमत को हुक्म दिया कि वो पैसे फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर करे। वजारत खजाना ने फिर असेंबली काबीना में भेज दी। काबीना ने फिर मामला पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत कर दिया और फिर असेंबली का इजलास हुआ। 21 अरब रुपए की फरियाद को एक कोने में खड़ा करके अरकान असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुनाना शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को पार्लियामेंट की तौहीन कहा गया। स्पीकर ने चीफ जस्टिस को खत तक लिख दिया, लेकिन 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म आज एक माह बाद भी अमल दरामद का मुंतजर है। आप खुद देख लें कि इस हुकूमत का कोई काम आज के दिन तक पैसों की वजह से नहीं रुका। यह हुकूमत सिर्फ अपने ऊपर एक दिन में 1.5 अरब रुपए खर्च कर रही है और 21 अरब रुपए सिर्फ 10 दिन का हुकूमती खर्चा बनता है। और तो और अगर हुकूमत ये पैसे देना चाहे तो 200 अरब रुपए जो इमरजेंसी के लिए बजट में मौजूद है ना, वो उनमें से भी दे सकती है। लेकिन क्या वाकई मसला पैसों का है या सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसे देने का है? आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं औरिया मकबूल जान साहब, सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी हैं आमिर इलियास राना साहब, और सीनियर वकील और तज्जियाकार हैं हैदर वहीद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और ये मकबूल जान साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, अल्लाह अल्लाह करके जंगो जदल के बाद सीज़ फायर हुआ था और फिर ये जो दोनों साइड्स हैं जिन्होंने एक्सट्रीम पोजीशंस ली हुई थी, दोनों अतराफ ने, उसके बाद ये मुज़ाकरात के लिए बैठ गए थे। अब आपको इन मुज़ाकरात से कोई कामयाब नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है? चूँकि खान साहब तो अपनी शराइत के ऊपर कायम हैं, वो कह रहे हैं कि बजट से पहले असेंबली तहलील की जाए।
देखिए मामला सारा ये है कि इसी तरह होता है जब भी मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन अगर सेन प्रिवेल कर जाए तो मामला ठीक हो जाता है। 77 के अंदर पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मुज़ाकरात हुए थे। आपको याद होगा कि मार्च से तहरीक शुरू हुई थी और जून के आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरात शुरू हुए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कौसर नियाज़ी और हफीज पीरज़ादा एक तरफ थे, मौलाना मुफ्ती महमूद, नवाबदार नसरुल्लाह और प्रोफेसर गफूर दूसरी तरफ। आपने ट्वीट भी किया। उस वक्त भी यही हो रहा था। भुट्टो साहब मुज़ाकरात छोड़ के भुट्टो साहब वहां चले गए थे, रूस चले गए थे, फड्डा हो रहा था। एक स्पॉइलर था उनमें, उसका नाम था असगर खान। उसने एक खत लिखा था ज़ियाउल हक को कि जनाब हमें भुट्टो पे एतबार नहीं, आप टेक ओवर कर लें। जब सेंस प्रिवेल करने लगी तो 5 जुलाई को तमाम लोगों ने लिखा, प्रोफेसर गफूर ने लिखा है, कौसर नियाज़ी ने लिखा है कि हमने ड्राफ्ट वादा तय कर लिया था, सुबह हमने अनाउंस करना था और रात को 12 बजे ज़ियाउल हक ने टेक ओवर कर लिया और फिर वो 11 साल तक रहा। ये जो देखें 4 बजे बैठे हैं ना, क्यों बैठे हैं? उसकी वजह यह है कि पिटीशन गवर्नमेंट लेके गई थी कि एक दिन इंतखाबात कराएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आइन की किताब है हम इससे बाहर नहीं जा सकते, 1 मिनट भी बाहर नहीं जा सकते। आप खुद जाके कुछ करना चाहते हैं तो कर लें। उसके बाद प्ले होना शुरू हुआ, उसके बाद वीडियोज आई, ऑडियोज आई, उसके बाद तकरीरें हुई, पार्लियामेंट में तकरीरें हुई। और ये सब जो बात आप बता रहे हैं ना, ये सूरत हाल सबके सामने, लेकिन अभी जो आपने पहले 77 की बात, तो बड़े खतरनाक बयान दे रहे हैं सर। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि पहले मुज़ाकरात खत्म होने में देर हुई तो इतने में मार्शल लॉ लग गया। तो अब ये मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं और ये साहब, तो फिर अब आप क्या हालात बनते हुए देख रहे हैं? देखिए मसला सारा यह है कि वो बहुत बेहतर दौर था उस वक्त। उसकी वजह यह है कि उससे कम से कम 5-6 दिन पहले लाहौर में मार्शल लॉ लगाया गया था और 3 ब्रिगेडियर्स ने फौज के उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। मुझे अच्छी तरह उस जुलूस का याद है जो मुस्लिम मस्जिद से जा रहा था, मैं खुद उस जुलूस में शामिल था कि उन्होंने इनकार कर दिया था और एक सेंस प्रिवेल करती थी। पाकिस्तान की हालत इस वक्त इस तरह की है कि पाकिस्तान में एक सालसी के लेवल पे कोई अदारा बाएतमाद नहीं रह गया। इनको खुद ही जो कुछ है उसका हल निकालना पड़ेगा। और एक बात बताऊं, पाकिस्तान में ये बुहरान इसीलिए इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में जो आइन की किताब है ना, उससे सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर्स किसी के पास नहीं हैं। 3 पावर्स हैं उसके पास। 190 के तहत ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये किसी के पास नहीं। नंबर 2 187 के तहत कोई कंप्लीट जस्टिस। नंबर 3 204 ये ना पार्लियामेंट के पास है कि तौहीन अदालत जो है सिर्फ तौहीन अदालत की होती है, किसी और की तौहीन के ऊपर कोई सजा नहीं, इसकी सजा है। और ये साहब अभी इस पे आते हैं, देखिए ये राइट पार्लियामेंट आखिर में जी पार्लियामेंट सुप्रीम है। देखिए पार्लियामेंट जो है वो भी आइन का सबऑर्डिनेट है। ठीक, ये आइन साल असेंबली नहीं है। ठीक सर, मैं इस पे भी आती हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या आइन सुप्रीम है, लेकिन देखिए आप तो ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान का जो उस पे भी आते हैं, इस पे डिबेट करते हैं, लेकिन आते हैं ना कि मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं वो वही किरदार है जो कि 77 में असगर खान ने किया था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं सर? क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले तो खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। मौलाना साहब का तो उनका कोई जाती झगड़ा अब लग रहा है ना, क्योंकि मौलाना साहब कहते हैं जबान इस तरह की इस्तेमाल करते हैं मेरे लिए। नहीं देखिए सूरत हाल ये है कि जिस दिन ये असेंबली ये सुप्रीम कोर्ट से वापस लौटे हैं ना, तो इनको एक बात का एहसास हो गया था कि 14 मई में इलेक्शन नहीं हो सकते जी। तो 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे तो एक क्राइम कमिट हो चुका होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही रास्ता है, या सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दे और या सजा अनाउंस करे। ठीक, तो उसकी वजह से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका वो लहजा नहीं था जो पार्लियामेंट में लहजा था, इनका वो लहजा नहीं था जो बाहर लहजा था, ये बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये माय लॉर्ड कर उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स किस लेवल की हैं। आपको पता है कि तमाम डिक्टेटर्स को सुप्रीम कोर्ट ने इंडेमनिटी दी, सब बच गए। मुशर्रफ को 2009 में नहीं दी। दे डोंट रियलाइज द पावर। ठीक, तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो मुज़ाकरात हैं, लेकिन के वक्त में और ये साहब ये जो चौधरी परवेज इलाही के घर पे हुआ है, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वफाकी हुकूमत और पंजाब में जो निगरान हुकूमत है वही जिम्मेदार है, या किसी और को भी आप जिम्मेदार समझ रहे हैं? चूंकि सागदार तो कह रहे हैं कि हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए मैं पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर मैंने तकरीबन कोई 14 साल गुजारे हैं जी। ये सारे मेरे बरखुरदार हैं। कोई 18 ग्रेड के किसी पुलिस के अफसर में ये कुव्वत, ये ताकत नहीं है कि वो इस तरह जाके लेके जाए और ऐसे हमला करे कि जैसे वहां कच्चे के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, या जैसे जिस तरह किसी जगह और जगह आप जाके दहशतगर्दों की टोली पे हमला कर रहे हैं। सबको पता है कि एक प्रेमिसेस है जिसमें फैमिलीज रहती हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये
अब इनकार करें या इकरार करें। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ब्यूरोक्रेट को नहीं देखा, 18 ग्रेड के से ऊपर कोई वहां नहीं था जी। 19 ग्रेड में आके फिर सीसीपीओ बाकी आ जाते हैं, उनके अपना पूरा कैरियर जिंदगी का दांव पे लगाए और ये हरकत कर दे, जबकि राना सनाउल्लाह, अच्छा आसान तरीका है, अगर मरकजी हुकूमत को नहीं पता तो 4 बंदे जो वहां गए थे पकड़ के उनको बंद करें, केस रजिस्टर करें, 5 मिनट में पता चल जाता है। ठीक, अच्छा सर, झूठ क्यों बोलते हो? राइट, अब इस सूरत हाल में एक बात और, आपके ख्याल में इमरान खान को क्या करना चाहिए? क्या मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए या फिर उनको मुज़ाकरात अगर वो खत्म कर देते हैं तो फिर क्या हाल है? चूंकि पिछले 1 साल से उन्होंने सड़कों पर रह के भी देख लिया, असेंबलियों से बाहर आके भी देख लिया, सिवाय मकबूलियत की कामयाबी के कोई और कामयाबी तो खान साहब को हासिल नहीं हो सकी है। क्या करना चाहिए उन्हें अब? देखे चारों अदारे बंद गली में हैं, सियासतदान भी, जुडिशरी भी, फौज भी, और उसके साथ आप कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जी। जुडिशरी के लिए कोई रास्ता नहीं कि 14 मई को इंतखाब नहीं होते तो वो सजा सुनाए, पार्लियामेंट के लिए कोई रास्ता नहीं कि वो सजा से कैसे बचे जी। एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि इस वक्त इस काबिल नहीं है कि इस वक्त किसी किस्म का ज़ियाउल हक जैसा एक्शन कर सके। ऐसे मामलात के अंदर एक ही रास्ता है और इमरान खान साहब समझ गए हैं, मुझे पता है मंगल को जारी रहेंगे, वो समझ गए हैं कि रास्ता और कोई नहीं, वरना फिर अनारकी होगी और अनारकी के नतीजे में जो होगा फिर 11 साल के लिए ज़ियाउल हक है, और कुछ नहीं। आमिर इलियास राना साहब, पाकिस्तान और औरिया साहब और भी कई तज्जियाकार हैं जिनकी राय ये है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतनी सियासी विच हंटिंग जो है वो पहले कभी नहीं हुई। इमरान खान भी कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जो सियासी मुखालफिन हैं उनके लिए ऐसे हालात नहीं थे। आपका क्या ख्याल है? और औरिया साहब तो ये देख रहे हैं कि ये 77 की तरफ हालात जा रहे हैं, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है सर? देख रहे हैं आप भी ऐसा? देखें बात यह है कि औरिया साहब अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहे हैं और उस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे हैं जिसने आइन कानून पे कभी अमल नहीं किया। वो हमेशा जिस तरह अदलिया ने सबमिट किया फौजी इस्टेब्लिशमेंट को, इसी तरह सिविल सर्वेंट्स ने उससे ज़्यादा सर्व किया, और ये उसी जहनीत की अक्कासी है हमारे यहाँ कि हमने किसी इदारे को इंडिपेंडेंट बनने ही नहीं दिया। जिसने कोशिश की उसके साथ उसकी ऐसी की तैसी, जिसने काम रूल्स पे किया उसकी ऐसी की तैसी। आप 77 पे चले जाएं, उस वक्त भी एक फिस्तायत का दौर गुजर के आया था, और अगर आप पीडीएम पीपल्स पार्टी के हवाले से देखेंगे तो इमरान खान साहब का दौर भी मुकम्मल तौर पे उनके लिए ऐसा ही था। जब हम और आप सब लोग बात करते हैं हम एक आधे वाक़े को सामने रखते हैं, लेकिन एक ट्री अगर चाहें तो मैं बयान कर सकता हूँ, वो मरियम नवाज के होटल का दरवाज़ा तोड़ना हो, वो जाती उम्रा पे घुसना हो, वो राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डालनी हो, या नैब जो सरतापा बकौल बशीर मेमन के वो शहजाद अकबर साहब को सर्व करता था, पीएम को कहने की जरूरत भी नहीं थी। क्या आप और हम भूल गए कि अहद चीमा को कंप्लेंट वेरिफिकेशन पे इसलिए उठा के वो साहब थे, उनका फिक्रा था बंदा चुक लिया और कागज असी बना लेंगे, ये किसी थर्ड रेटेड जो थानेदार होता है उससे भी डाउन लैंग्वेज थी। जब उनको उठा के अंदर किया, मैसेज क्या देना था कि जनाब ये शहबाज शरीफ का सबसे ब्लू आइड है, इसको फारिग करना है। फिर फवाद हसन को पकड़ा, बेशुमार लोगों को पकड़ा गया। सवाल यहाँ पे करूं, आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, जो पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियां हुई हैं जिनकी अभी आप बात कर रहे हैं, ये दुरुस्त है, लेकिन सर क्या ये जरूरी है कि इन्हीं वाकयात की बुनियाद पर या इनको बुनियाद बना के दोबारा वाकयात दोहराए जाएं? इस तरह अगर पीटीआई की हुकूमत आएगी सर तो यही वाकयात दोबारा क्या पीटीआई नूनी के साथ दोहराए जाएंगे? सर एक्सीलेटर देने वाले यहाँ पर बहुत हैं। मुझे सुन लेती तो मैं इसी तरफ आ रहा था, अगर आप मुझे सुन लेती, मैं इसी तरफ बात को कह के आ रहा हूं कि इन लोगों ने 90 दिन का रिमांड नहीं देखा किसी ने। इनकी जमानतें 2-2, 2.5 साल बाद नहीं हुई, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेट थे या वो सियासतदान थे। यहाँ पे 2 घंटे 2 दिन से ज्यादा किसी की जुडिशल रिमांड भी नहीं हुआ और जमानतें होगी, क्योंकि वो बदनामे जमाना नैब इन्होंने आके और बकौल इनके जो इमरान खान साहब हैं और उनके साथी और हमनवा हैं कि जी इन्होंने अपनी चोरी बचाने के लिए किया। अगर ये वो रख लेते तो मैं समझता हूं कि फिर बात करते और पता भी चलता कि बहादुर कितना कौन है। बिल्कुल गलत हुआ है चौधरी परवेज इलाही के घर जो अटैक हुआ है, जो इमरान खान के घर जिस तरीके से अटैक हुआ उसकी हमने पहले भी मजम्मत की, मैं कल से इसकी मजम्मत कर रहा हूं कि जो परवेज इलाही के घर हुआ ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आइसोलेशन में आप किसी को नहीं देखते, अगर कल बुरा था तो आज भी बुरा है, आज बुरा है तो कल भी बुरा था। अगर हम ये बात नहीं करेंगे और सिर्फ एक तरफ की बात करेंगे तो वो बड़ी ज्यादती होगी। मैं तो यही सवाल कर रही हूं कि यहाँ एक्सीलेटर देने वाले काफी हैं, कोई ऐसी सियासी जो इन वाकयात को ब्रेक लगा दे सर। अब
अब जो औरिया साहब ने नक्शा पेश किया 77 वाला कि जी हालात नहीं है, क़यादत नहीं है, बेसिकली ये अंगेख्त करना चाहते हैं 77 वाले एक्शन करने वालों को। ये अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो बातें कह रहे हैं वो हमने बहुत छोटे होते हुए देखी, फिर पढ़ ली, फिर वीडियोस भी देख ली। कोई चीज छुपी नहीं हुई इस मुल्क के अंदर किसी बंदे से जो थोड़ा सा भी शऊर रखता है कि वो क्या हालात थे। आज भी 1 साल से कोशिश हो रही है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। फौज पीछे हटी हुई है, ये बात आप जहन में रख लें। फौजियों के अंदर कोई चांस नहीं है। जो कुछ फौज के ऊपर गोला बारूद इस वक्त अहले दानिश कर रहे हैं, उनके साथ लोग मिलके कर रहे हैं। ये बहरहाल मैं फिर भी फौजी क़यादत के बारे में कहूंगा कि उन लोगों ने बड़ी कोशिश की है और उन्होंने लोगों को रोका है। सर, जो चौधरी परवेज इलाही साहब का आपने जिक्र किया, परवेज इलाही के ऊपर जो हमला हुआ, नहीं ये कोई पैगाम दिया गया है क्या? उन्होंने ही करवाया? आपके हर सवाल का जवाब साथ साथ मेरी गुफ्तगू में आ जाएगा, आपको परेशानी की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। देखें, मुज़ाकरात सियासतदान अगर नेक नियति से नहीं करेंगे तो ड्रामा 77 वाला होता है और ताले आजमाओं को मौका मिलता है। लेकिन यहां हर बंदे ने कोशिश की है कि बिल्कुल इमरान खान साहब की अपनी जगह एक पोजीशन है कि जी मुझे इलेक्शन चाहिए हैं और हर सूरत में चाहिए हैं। क्या आइन में, पाकिस्तान के आइन में केपी में 90 दिन मौजूद नहीं है? उसके ऊपर इस सुप्रीम कोर्ट को क्यों नजर नहीं आ रहा जो सिर्फ पंजाब में इलेक्शन चाहते हैं? क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बेंच की तश्कील पे भी आएगा, क्वेश्चन आएगा कि आइन अगर सुप्रीम है, बिल्कुल 2 मोहतरम लोग बैठे हैं, पार्लियामेंट सबसे बड़ी सुप्रीम है, जो इक्तदार आला यानी सॉवरन लोगों के चुनन नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनका है। सिविल मुलाजमीन हो, जजेस हो, जर्नैल हो, वो सब पार्लियामेंट के अंडर आते हैं। इस्तेकाक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। आर्टिकल 66 पढ़ लें। अगर सियासतदानों ने हमेशा से लोगों के, फौजियों के पीछे चल के अपने आप को खराब किया है तो आप अदालत बना सकते हैं। आर्टिकल 66 मुझे परेशानी है, 239(6) को पढ़ लें। आइन की किसी शिक को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ 63A को रीराइट कर दिया गया। 2-3 सवाल की तो मुझे इजाजत दे दें। डोमेन से आगे निकल के खेलता है। ठीक है, मैं आपसे परेशानी मुझे ये है कि जो सवालात मैं करना चाह रही हूँ जरा अगर जवाब मिल जाए तो आपकी मौजूदगी से हमें फायदा हो जाएगा ना। आपने चौधरी परवेज इलाही की बात की, तो ये जो हमला हुआ है आपके ख्याल में ये क्या कोई पैगाम देने की कोशिश की गई है? और क्या कहीं ये वही तो नहीं है जिनके बारे में सोचा जा रहा था कि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं? और जरा मुज़ाकरात का भी बता दें कि क्या अब ये बातचीत का मामला खत्म हो गया या मंगल को इसका कोई हल आप निकलता हुआ देख रहे हैं, और वो हल क्या हो सकता है? देखें, मंगल को हल निकले तो मैं इसे सियासी मौजज़ा कहूंगा। मुझे बिल्कुल कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुज़ाकरात दोनों ने, यानी गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने, अपनी मजबूरी में किए हैं। बिल्कुल इसमें आप और हम जो इस्तारे इस्तेमाल कर रहे हैं कोई जरूरत नहीं है। आप कहें फौज के कहने पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे। कुछ लोगों के ख्याल में यह है कि चूंकि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट की तरफ से एक तजवीज लाई गई है तो वो फौज के नुमाइंदे गर्दाने जाते हैं। वो फैज याबी से चेयरमैन बने थे, सारी दुनिया को पता है। मरहूम हासिल बदिंजो ने इसके बारे में सारी बातें कही थी। तो आप और हम सब ये बात सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद फंस गई है। मैं आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं, उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि उन लोगों ने जल्दी में फैसले दिए। 63A की वो जो है, जो नजरसानी की अपील, वो नहीं लग रही। जो बेंचेस के ऊपर अब एतराज इसलिए हैं कि उनके जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पब्लिक में बैठ के बातें की हैं और खत लिखे हैं, वो भी आए हैं। तो परवेज इलाही के घर जो सबूताज करने वाली बात लोगों के जहन में आ रही है तो कोई गलत नहीं आ रही। सर, ये जो आप अदलिया की बात कर रहे हैं ना, इसके हवाले से बड़े इश्यूज हैं जिन पे बात करने की, लेकिन आपके एक ट्वीट के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। हैदर वही साहब जरा 1 मिनट से फौर दीजिएगा। आमिर यार राना साहब, आपने ट्वीट ये किया कि आज तक तो मुझे दूर दूर तक इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, ये कैसे होगा ये अब देखना है, और तैयारी यही है कि अभी इलेक्शन नहीं होने, अब जिन्होंने कराने हैं वो इसके लिए रास्ता आईनो कानून से निकालें। ऐन मुमकिन है कि काम बन जाए, लेकिन मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। या आपको सिर्फ 14 मई को इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, या इस पूरे साल में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे? और आपका इशारा किस तरफ है? ये कौन तैयारी कर रहा है सर? क्योंकि इशारा आपका जाहिर है इलेक्शन कमीशन की तरफ तो नहीं है। देखें, मेरा इशारा अदलिया की तरफ है, मेरा इशारा फौज की तरफ है, मेरा पार्लियामेंट की तरफ है, मेरा इशारा इमरान खान की तरफ है। जो लोग स्टेक होल्डर्स है ना, इस वक्त
मैंने जो सारा तज्जिया किया है, जो मैंने मुलाकातें की हैं, आप जहन में रख लें, मैंने बहुत पहले जब 30 अप्रैल की डेट आई थी कही थी, जब 14 मई की डेट आई, अब तो तकरीबन नामुमकिन हो गया है कि परसों अगर अदालत बैठेगी तो वो 14 मई को इलेक्शन पंजाब में करा सकेगी, नहीं हो सकेंगे। परसों मंगल को तो मुज़ाकरात का तीसरा राउंड, एक्चुअली दूसरा राउंड होना है। इसलिए मैंने ये बात कही है, मेरा काम है तज्जिया करना, इंफॉर्मेशन लेना, मुझे कोई वो नहीं आते, ख्वाब नहीं आते कि मैं जो छुपी खबरें से मिलता हूँ, मैं उस पे बात करता हूँ। हाँ तो हम चाहते हैं आपके जो ट्वीट्स में और आपके तज्जियों में जो छुपी खबरें हैं, जरा वो भी क्लियर आवाम को पता चले ना। हैदर वहीद साहब, ये बात तो देखें सभी तस्लीम कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में इतनी सियासी नफरत और इतनी पोलराइजेशन है जो शायद माजी में कभी नहीं देखी गई है, और इस वक्त वो तमाम लवाजमात मौजूद हैं जो कि खाना जंगी के लिए होते हैं। आपके ख्याल में इस वक्त जो सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और आप इन हालात को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो वहां से मैं शुरू करूंगा कि जब ये फेज ये जो पूरा है मैन्युफैक्चरिंग का शुरू होता है, यानी नवाज शरीफ साहब को जब निकाला जाता है, उनको महरूम किया जाता है कि वो बैलेट पे हों, वो कैंपेन कर सकें, और इलेक्शन वो हार जाते हैं, जेल में होते हैं। अब वहां से ये सिलसिला शुरू होता है और फिर 6-6, 8-8 महीनों के लिए पीएमएल नून के लोगों को जेलों में डाला जाता है बेलों के बगैर। उसके बाद फिर इमरान खान साहब पे भी जो नो कॉन्फिडेंस है, अब अवाम ने उस नो कॉन्फिडेंस पे भी जो है अदम एतमाद जो है वो जाहिर कर दिया। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है उस वक्त से आज तक, ये सारा मेरे ख्याल से ये जो पूरा फेज है, मेरे ख्याल से इसको अब इख्तिताम पे लाने का वक्त आ गया। ये वो फेज है जिससे दुश्मनियां हुई हैं, जिससे तख्त और तख्ते की सियासत हुई है, और जो कि सियासत है ही नहीं, दुश्मनी है, और इससे जमहूरियत मरती है। और जब आपको ये लगे कि आपने या वजीर आजम बनना है, या आपने जो है कब्र में जाना है, या आपने एक्साइल में जाना है, या जेल में जाना है, तो फिर जाहिर है कि आप किसी आइन मैं भी नहीं इलेक्शन करवाता। अगर मुझे ये लगता कि ये मुझे आके रुलाएंगे, ये मुझे मेरे निकालेंगे, मुझे जेलों में डालेंगे, तो मैं भी कभी इलेक्शन नहीं कराता। तो कौन से आइन को आप मानने की बात कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखें, पीडीएम के लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी रुकावट सिर्फ इमरान खान है, और आपको पता है कि खान साहब पहले ये कहते रहे कि चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, मुज़ाकरात नहीं करने। औरिया साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की राह में रुकावट मौलाना फजल रहमान है। आपके ख्याल में ये जो दोनों अतराफ हैं, दोनों साइड्स हैं, इनमें से कौन चाहता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो? देखिए, मुज़ाकरात के कामयाब फजल रहमान साहब तो मेरे ख्याल से मुज़ाकरात की कामयाबी शायद कभी भी ना चाहें, लेकिन समवॉट रियलिस्टिकली नवाज शरीफ साहब जो है उनको ये तो इल्म होगा कि ये इनडेफिनेटली तो नहीं चल सकता। तो लिहाजा उन्होंने ये जो पॉलिटिकल कैपिटल एक्सपेंड किया है, और ये तारीख जो है ये एक्सटेंड हो रही है, तो अब इसके एवज उन्हें कुछ हासिल भी करना है ना। उनकी एहलियत का इशू है, जो असल इश्यूज हैं उस पर हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि असल इशू जो है वो जो द रीजन, व्हाट इज द रीजन के इलेक्शन नहीं हो रहे, उसके यही है कि अभी नवाज शरीफ साहब ने अहल होना है, इमरान खान साहब के आगे एक रेड लाइन है, उसका क्या होगा। ये वो मामलात हैं जिसपे एक्चुअली बात करने की जरूरत है, और वो यही इसी पस मंजर में बात होनी है। एक तो खैर जाहिर है कि अहल हो सब और इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना सबको, लेकिन इन तमाम सूरत हाल में देखें, ये बात है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, ताकत किसके पास है, और हमें ये पता है कि कौन इस वक्त में चाहता है कि इलेक्शन हो, कौन चाहता है कि गिरफ्तार किया जाए, कौन बचाना चाहता है। हैदर, आपके ख्याल में वो जो दोनों कुव्वतों से ज्यादा ताकतवर हैं, वो इस वक्त में क्या चाहते हैं? चूंकि जो सियासी इस्तेहकाम है, जाहिर है वो तो सभी के मफाद में है, और उसके बाद ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा, जिसके लिए सऊदी अरब, चाइना और रूस की तरफ भाग दौड़ लगी हुई है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, क्या लग रहा है? देखें, एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान साहब की तरफ से जो एप्रीहेंशंस हैं, जो रेड लाइन की वजह है, यानी कि वो आएंगे क्या ओहदे पे, जो अहम तर ओहदों पे जो फाइज हैं उनके टेन्योर क्या टिंकर करेंगे, तैनातियों के साथ क्या टिंकर करेंगे, सियासी मुखालफीन को क्या जेलों में उसी तरह डालेंगे। ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से खान साहब के आगे रेड लाइन है। इसके हवाले से खान साहब को कुछ करना है। मियां साहब पे की जो एहलियत की बात है उसके बारे में कुछ होना जरूरी है। ये चीजें जब होंगी तो फिर इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन जो है वो इन चीजों के बगैर अगर होंगे तो मेरे ख्याल से उससे स्टेबिलिटी आना मुश्किल होगा। इसमें कोई शक, इलेक्शन चाहिए, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ना करवाना ये इसमें चॉइस नहीं है, आइन में बात। तो ये जो इलेक्शंस हैं, देखना है, इन्हीं इलेक्शंस के मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात और जो इंतकामी कार्रवाइयां, गिरफ्तारियां, छापे, ये सब कुछ साथ साथ चल सकता है? भाई, आपको ये सियासी इंतकाम का सिलसिला रुकता नजर आ रहा है? ये हैदर, आप समझते हैं कि असल में सिर्फ ये एक मैसेजिंग होती है जो की जाती है? चूंकि अभी तक ना इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, ना चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार हुए हैं, इनके जो कारकुनान रहनुमा हैं उनकी जरूर कुटाई हुई है, और जो कि अफसोसनाक है। तो ये सिलसिला रुकता हुआ नजर आ रहा है?
नहीं, ये नहीं रुकेगा जब तक कि जो हदफ है इन सारी चीजों का वो हासिल हो। फॉर एग्जांपल परवेज इलाही साहब के घर पे जो कुछ हुआ, इट इज वेरी क्लियर कि वो टॉक्स को या तो सैबोटाज करने के लिए था या किसी का मतलब मेरे ख्याल से जो है वो मतलब मीटर आउट मतलब दिमागी तवाजुन अगर इधर उधर हो गया हो तो अलहदा बात है, वरना स्ट्रेटेजिकली तो यही वजह नजर आती है, वरना तरह की टाइमिंग जो है वो किसी और वजह से तो मुझे नहीं नजर आती। तो लेकिन बात वही है कि लेकिन ये क्यों है, क्योंकि टॉक्स अभी कामयाब कौन है जो नहीं चाहता है कि ना हो, क्योंकि अभी कुछ चीजें हासिल होनी है जो वो समझते हैं उनका हक है, उन्हें मिलनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिली है। तो पहले आपको वो असल कोर इश्यूज देखने, वरना ये कामयाब नहीं होंगे मुज़ाकरात। अच्छा, कामयाब होने की जो वजह है उसको पहले हल करें, यानी अहलियत मियां साहब की, खान साहब की रेड लाइन, तख्त या तख्ता की सियासत को खत्म जो है नीड टू टेक अ स्टेप बैक के भाई ये जो भी जीतेगा तो उसमें जिंदगी मौत का सवाल नहीं है। ठीक है, वन लाइनर इस पे कि अभी एक ये खबर भी कल खान साहब जो रैलियां निकाल रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को रैलियां निकालने से मना कर दिया है, तो भाई क्यों मना किया है? आपके ख्याल में क्या इलेक्शन कमीशन का ये फैसला दुरुस्त है? नहीं, ऑब्वियसली वो एक आईनी हक है किसी का भी रैली निकालना, और उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। इस तरह से मतलब रैली निकालने से थोड़ी कोई रोक सकता है अगर कोई इलेक्शन के कवानीन, क्योंकि इलेक्शन के ज़ाब्तों के खिलाफ अगर कोई बात है तो मुझे नहीं पता वो कोई नोटिस में जिक्र होता, बट हमें सबको पता है कि ये बातें जो है ये तो ऐसे ही है ना, सर्कस वाली बात। हाँ ठीक है, आप आईनी हक की बात कर रहे हैं, वजह से ये हो रहा है। आप आईनी हक रहे हैं तो जरा आईनी हैसियत भी बता दें कि ये जो केपीके और पंजाब में निगरान हुकूमतें हैं इस वक्त, इनकी आईनी हैसियत क्या है, चूंकि 90 रोज गुजरने के बाद आइन की किस शिक के तहत ये अपना काम जारी रख सकती हैं? देखें, पहले तो नॉट लेटर देन 90 डेज तो इलेक्शन के हवाले से जब कहा गया है और वहां पे तौसीह सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई तक की है, तो मैं तो यही समझूंगा कि उसके साथ अटैच्ड है केयरटेकर गवर्नमेंट का मैंडेट कि वो 14 मई तक जाए, और अगर ये हम ना भी माने तो एक दरखास्त होगी और वो एक्सटेंड उनको कर देंगे कि भाई जब तक इलेक्शन नहीं होते तो जाहिर है निगरान हुकूमत तो रहेगी ना, क्योंकि इलेक्शन आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत के अंडर ही होने हैं, तो निगरान हुकूमत जो है वो जुड़ी हुई है इलेक्शन के साथ। और मतलब अगर उसमें 1 साल भी लगता है, 6 महीने भी लगते हैं, हुकूमत रहेगी दोनों सूबों में, तो इलेक्शन कोई ममनूइयत है 90 दिन से ज्यादा जाना तो केयरटेकर गवर्नमेंट तो नंबर 2 वाली बात है, सुपर स्ट्रक्चर है। बुनियाद जो है असल में केयरटेकर गवर्नमेंट की वो तो ये कि इलेक्शन करवाने, अगर इलेक्शन ही 90 दिन में नहीं होते जो बिल्कुल स्पेसिफिक मैंडेट है, तो केयरटेकर गवर्नमेंट का आगे चला जाना क्या बड़ी बात है, इलेक्शन ही आपके आगे चले गए, तो केयरटेकर गवर्नमेंट का आगे जाना तो उससे जुड़ा हुआ है। राइट, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक सुप्रीम कोर्ट के इशू के ऊपर, और इस वक्त जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने, इसके ऊपर जरा बात करेंगे और राय लेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ भी। अच्छा, और ये साहब, आप जब अभी पहले सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे तो सर आपके इल्म में है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आमने सामने है और इस वक्त एक वक्ती तौर पे खामोशी हुई है, और ये भी आपके इल्म में है कि खामोशी जो है वो किसी तूफान का पेश खैमा भी होती है। तो एक तो ये बताएं कि दोनों में से किसने अपनी हद जो है वो उसको पार किया है, उसको अबूर किया है, और दूसरा सर ये जो एक बहस है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदलिया सुप्रीम है, तो इस पर आपका क्या ख्याल है? चूंकि कहा जाता है आइन सुप्रीम है, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आता है कि भाई आइन को बनाने वाले सुप्रीम है, जो जिस चीज को तख्लीक करता है वो सुप्रीम है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बुनियादी तौर पे कानून का तालिब इल्म और प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं हाई कोर्ट का जी। यह कॉन्स्टिट्यूशन मेरे सामने पड़ा हुआ है। अभी आमिर इलियास राणा साहब ने दो उनकी मिसाल दी, 66 की और 239 की। पहली बात तो है कि 239 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। जिस दिन 2/3 मेजोरिटी आ जाए आप भले उसमें तरमीम कर लें, पूरी सुप्रीम कोर्ट फारग कर दें, एक बात तो यह है क्या आपको इख्तियार है 2/3। दूसरा, 66 में सिर्फ एक जगह पनिशमेंट दे सकती है, रिफ्यूज टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट बिफोर द कमेटी, और कोई इख्तियार नहीं। जबकि मैं अगर 204 आपके सामने पढ़ूं तो वो खौफनाक आर्टिकल है, जो सुप्रीम कोर्ट की जरा सी भी 204 को आप हैरान होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे लंबा आर्टिकल है। इन द आर्टिकल कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ए कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन में पर्सन डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हु अब्यूजेस, इंटरफेयर विद और obstruct the process of the court in any way or disobeys and in any order of the court, ठीक है, scandalize the court, ये इसके तकरीबन इसके डी तक उसके आप उसके बाद 3 भी चलता है। मैंने पहले आर्टिकल बताया कि पाकिस्तान के आइन जो है वो सुप्रीम है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सिर्फ एक थी और वो आ गई। अब मैं उसके ऊपर जजमेंट्स हैं दुनिया के पूरी के अंदर
कि स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते पाकिस्तान के आइन की। आप 2/3 का पूरा बैठ के भी कहें कि हम ये लिखने काट दें कि इस कायनात का मालिक अल्लाह है, तो आप नहीं बदल सकते पूरे के पूरे मिल के भी। इसके ऊपर रूलिंग है 2018 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ। 124 जो थी उन्होंने अमेंडमेंट की थी और कहा था जज पार्लियामेंट रखेगी, और उन्होंने उसको आइन की अमेंडमेंट ने खत्म कर दी। उन्होंने कहा नहीं, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर अटैक है। और इंडिपेंडेंस और ये साहब जरा हमें ये समझाइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सर, इसको क्यों कलअदम करार दिया गया? क्या पार्लियामेंट के मुअत्तल किया गया है, सॉरी, और इसमें क्या ये बनाया हुआ जो पार्लियामेंट का कानून है इसको सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल कर सकती है, और इसमें ऐसा क्या है? हाँ कर सकते, और अभी कानून बना भी नहीं था। तो दो चीजें नहीं, दो चीजें, कानून हिस्बा बिल किया ना, हिस्बा बिल की एग्जांपल थी ना। जी सर, आपने रेफरेंस दिया, उन्होंने कॉर्नर का खबरदार दस्तखत नहीं करने, सब नाच रहे थे क्योंकि बेचारा मौलवियों का बिल था। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में यह लफ्ज आता है कि ये अपने रूल्स आइन के तहत बना सकती है, और उसके बाद आता है कि लॉ के तहत। अब लॉ जो है वो कौन बनाएगा? उसमें शेड्यूल 4 जिसमें जो कंकरेंट लिस्ट है वो बड़ी शामिल है। कंकरेंट लिस्ट का शेड्यूल 4 कहता है कि तमाम कोर्ट्स के बारे में आप लॉ बना सकते हो एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। 56 सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पाकिस्तान की आइन कहता है कि आप लॉ नहीं बना सकते सर। लेकिन चीफ जज में कहा जाता है वो फुल कोर्ट नहीं बुलाते हैं, तो फिर वो रूल्स कैसे बनाएंगे? और फुल कोर्ट बुलाने में आपके ख्याल में क्या कबाहत है? पहली बात तो यह है, नहीं रूल्स तो बन चुके हैं ना 1989 में, दोबारा बना ले, कोई दूसरा आ जाए। चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनके बारे में सुओ मोटो ये बात काउंसिल भी कह रही है इसके हवाले से। चीफ जस्टिस के इख्तियारात सुओ मोटो चीफ जस्टिस के इख्तियारात उसने रूल्स के अंदर ले आया। रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है, फुल बेंच बनाता है, उस पर एतराज होगा। आप इंटरनल मैटर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मैटर है, इसके और किसी का मैटर नहीं। फिर तो आपकी कोई कोर्ट नहीं चल सकती ना। कल को हाई कोर्ट में कहेंगे जी चीफ जस्टिस के बजाय ऐसे 3 बंदे बैठेंगे करेंगे, परसों दूसरी हाई कोर्ट आएगी, चलो तीसरी हाई कोर्ट आएगी। ये देखिए इतना बड़ा तनाज़ा जो खड़ा है वो खत्म हो जाएगा ना सर। उसकी खिलाफवर्जी की बात नहीं कर सकता, एतराज नहीं कर सकता। नहीं कोई इतराज। देखे मेरी बात सुने, हर जज इंडिपेंडेंट है जुडिशरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, जुडिशरी में। 2 जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठा हो, उसके साथ जूनियर 3 जज बैठा हो, उससे इख्तिलाफ कर सकता है। ये है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आप कहते हैं कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसको एक ऐसा सर, ये बार काउंसिल गलत मुतालबा कर रही है कि रूल्स को चेंज किया, वो गलत मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बुलाई जाए। बार काउंसिल ने उसकी वजह है, उसमें इंटरेस्ट है वो कला के, बड़े कमाल किस्म के इंटरेस्ट हैं। वो बुनियादी तौर पे अपनी मर्जी का बेंच किसी तरह एक को इन्फ्लुएंस कर लिया। देखिए बात सुने, पाकिस्तान की जुडिशरी को इतनी क्लीन जुडिशरी नहीं है। ठीक सर, ये पाकिस्तान की जुडिशरी वकला के चैम्बर से निकल रही है। इसके अंदर एक रिफ्ट है, एक आसमा जहांगीर का चैम्बर है, एक हामिद खान का चैम्बर है, एक लेफ्ट का चैम्बर है, एक राइट का चैम्बर है, एक नून लीग का चैम्बर है, एक पीपल पार्टी का चैम्बर है। इन चैम्बर से जो जुडिशरी मर्ज की है, आप मुझे बताएं क्या करेंगे उससे? चलें ठीक, आमिर इलियास राना साहब आप आए और चलें। ये 4-3 और 3-2 की बहस अपनी जगह, यहाँ हुकूमत को फैसले की खिलाफवर्जी का असर मार्जिन मिल जाता है। लेकिन सर ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया है, तो सर क्या ये जो 8 रुकनी बेंच है, क्या ख्याल है कि वो फैसला भी गलत है और 8 रुकनी बेंच भी गलत है? सर अब मंगल को समात है इसकी। देखें, चूंकि खुद वो किसी चैम्बर से मुंसलिक होंगे, हाई कोर्ट के वकील बता रहे हैं अपने आप को, और यह साहब बिल्कुल दुरुस्त होगी, और वकीलों के इंटरेस्ट की भी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी इन्होंने वकला ने जब हड़ताल की है, ये किसी अदालत में पेश होते हैं बाकायदा लड़ के, जिस तरह टीवी के ऊपर जज्बात का इजहार कर रहे हैं, सबके इंटरेस्ट होते हैं। ज़ियाउल हक के 1980 के रूल्स को लेके आइन के शिक के ऊपर बैठ के क्या रूल्स कानून से बालातर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। और अगर आप ज़ियाउल हक के लाज मानने के लिए तैयार हैं तो पार्लियामेंट के लॉ को रोका। हस्बा बिल की बात जो दे रहे हैं वो सदारती रेफरेंस था,
और बेशक वो 8 जजों ने मुत्तफिका फैसला स्टे का दिया, लेकिन उसी में एक जज ने वाज़े तौर पे ये बात कही थी कि ये आप मिसाल गलत कोट कर रहे हैं, जो वकील पेश हुए थे कि वो सदारती रेफरेंस था। सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुजव्वज़ा लॉ को कभी स्टे नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ भी उड़ाए हैं, सब कुछ है, लिहाजा ये बात क्लियर रख लें। अब आर्टिकल ये जो जितनी औरिया साहब ने जज्बात से भरपूर गुफ्तगू की है, बिल्कुल उनका राइट है कि वो करें। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी तालिब इल्म हूं और चीजों को देख रहा हूं, 1997 में भी आर्टिकल 190 मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आर्मी चीफ को खत लिखा था, क्या हुआ था, उस पर अमल दरामद हो गया था? क्या इफ्तिखार चौधरी ने कीमतें नहीं मुकर्रर की मुख्तलिफ चीजों की, क्या उन पे अमल हो गया था? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो शर्जील मेमन के हॉस्पिटल में पहुंचे थे, उन्होंने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया कि उसके वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते कि मैंने शरबत देखा था या क्या देखा था? सिर्फ धमकियां लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। मौजूदा चीफ जस्टिस बड़े ही अच्छे अंदाज से चल रहे हैं, चूंकि उनके अपनी ये ऑडियो वीडियो है ना, मेरा तो मुतालबा है कि चूंकि गवर्नमेंट अगर फॉरेंसिक कराएगी फिर भी कोई नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट खुद कराए। कुव्वत है तो नाफिज करें उस बात को कि जो ऑडियोज वीडियोस लीक कर रहे हैं उन तक चले जाएं। जब नहीं जाते तो सिर्फ क्या अवाम और आम हमसाफियों के लिए चलनी है, ये बात नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा सर, बल्कि बातें वो होनी चाहिए जो सबके लिए दुरुस्त हो। सर, अब मंगल को या आने वाले चंद दिनों में ये जो कानून है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, अगर ये कल अदम हो जाता है आमिर इलियास राना साहब, तो फिर क्या होगा? क्या फिर पार्लियामेंट दोबारा बनाएगी, फिर सदर मुमलिकत वापस भेजेंगे, फिर 25 दिन इंतजार किया जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और फिर ये म्यूजिकल चेयर चलेगी? सर, क्या होगा? देखिए, म्यूजिकल चेयर इस वक्त ऐवान सदर में चल रही है। जो उनकी पार्टी कहती है वो उसके मुताबिक फैसले करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। वो सदर मुमलिकत के मनसब के तकाजों के बिल्कुल बरक्स है। आज भी उन्होंने वो बिल जो नैब का था वापस भिजवा दिया है और कह दिया है कि जी चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में है और क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के हक कानून साजी को रोक सकती है? वो तशरीह कर सकती है। कल अदम उन्होंने कानून करार दिया, आइन की वो तशरीह कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट दोबारा कानून बना सकती है। क्या आप उनका वो हक कैसे छीन सकते हैं? जैसे पैसे वो नहीं दे रहे, वहां आईनी कर दी गई थी। सर जी इंडिया में आज तक कोई फौजी आके बैठा है? मैडम मुझे एक बात बता दे, नहीं। क्या वहां पे सिविल ब्यूरोक्रेसी में जब से वो इलेक्शन कमीशन में आके बैठे हैं, एक सिविल सर्वेंट आया उसको दूसरी 3 दफा कोर्ट में बुला लिया है? किसी रिटायर्ड जज को इस अदलिया ने कभी बुलाया अपने पास? ना बुलाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब वो जज रिटायर हुए, ना बुलाया जज नैब को जो रिटायर होके वहां बैठते रहे। ये लोग भी देखते हैं, अच्छा जी हमारा पानी किधर चढ़ता है। ये बात गलत है। वो भी आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट है चीफ कमिश्नर, ना वो एग्जीक्यूटिव के अंडर है ना वो अदलिया के, लेकिन वहां तो हाई कोर्ट से भी सस्पेंड कर देते हैं। कोई डोमेन रही नहीं। और जिस पे औरिया साहब का क्या कहा है, इंडिया की मिसालें शायद इनको बहुत अच्छी लगती है। में आपको याद है चीफ जस्टिस के खिलाफ 30 में वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। मैं अमेरिका की दे देता हूं। अगर हमारे यहाँ 3-4 लोग, अगर हमारे आप अपनी बारी पे बोलिएगा जी, अपनी बारी पे जरूर बोलिएगा, मैं नहीं बोला। अगर हमारे यहाँ 3-4 लोगों ने मुल्क पे कब्जा किया है तो क्या हम उसको मिसाल देना भी छोड़ दें? अगर वो कुव्वत नाफजा है और 97 में कोई कू नहीं हुआ था, क्या चीफ जस्टिस के अहकामात पे अमल हुआ था? किस अदालत ने पूछा था? हमें हकायक पे मद्देनजर तज्जिए भी देखने चाहिए। अच्छा, सिर्फ ख्वाहिशात पे मबनी तज्जिए नहीं देखने चाहिए। हो सकता है ये जो आपने एग्जांपल दिया ये 97 देखिए, मुझे तो बड़ी वजाहत से नजर आ रहा है कि फिर कर लेना फिर मुज़ाकरात की तरफ क्यों जा रहे हैं? अच्छा, जो 90 दिन के इलेक्शन है वो केपी में क्यों नहीं नजर आते? वहां किसी की ख्वाहिश नहीं है या फरमाइश नहीं है। वहां क्यों छोड़ दिया? क्या सर मिनल्ला साहब ने नहीं कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में चलने दे केस? आप मत लें, सो मोटो आपका बनता नहीं है। एक और बात दिया, आप बुनियादी हक और आईनी हक में बड़ा फर्क है। सर, ये डीजी आयना की फौज को तलब करने का इख्तियार आर्टिकल 245 के तहत सिर्फ हुकूमत के पास है। अब अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और शहबाज शरीफ की नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई फैसला आता है, तो ऐसा कोई फैसला देती है, तो क्या ख्याल है आपका कि फौज आर्टिकल 245 को फौकियत देगी? आर्टिकल 190 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए उसको आना पड़ेगा, क्योंकि डीजी साहब ने तो इशारा दे दिया है कुछ इस तरह का कि आमिर इलियास राना साहब जी, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं जी आपसे, देखिए उन्होंने
कोई अभाम नहीं रखा। उन्होंने दो चीजें बताई, एक आर्टिकल 245 सुन लिया, उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट को ग्राउंड रियलिटीज बजरिया सेक्रेटरी डिफेंस वजारत दिफा भिजवा दी और DGISI जाके खुद ब्रीफ कराए। क्या आप और हम इन हकायक को पाकिस्तान में रहते हुए नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या यहाँ जजेस की अपॉइंटमेंट, जब एक पीएन अगर औरिया मकबूल जान बतौर सिविल सर्वेंट रखे तो वो अंदर हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि ये गलत है, इख्तियार का इस्तेमाल, इश्तिहार दें। जब आप सब पे इखलाकी पोजीशन लागू करते हैं तो जजेस की अपॉइंटमेंट पे भी करें। आप अपनी पर्ची पे मत रखें। जितना बड़ा मर्जी जज लगाना है आपको उसको पब्लिक से पूछना चाहिए। जब आप कहते हैं कि तमाम सियासी जमातें बैठ के बात करें इस मुल्क के संभालने के लिए, तो क्यों जजेस को, मैं नहीं कहता आप पब्लिक में बैठें, आप अपने बोर्ड रूम में बैठ जाएं, कुछ तो करें, कुछ तो फैसले करें। और औरिया साहब ने 1980 कहे थे, मैं दोबारा बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जो रूल्स चल रहे हैं वो जनरल ज़ियाउल हक के 1980 के हैं, मार्शल लॉ के रूल्स कबूल हैं, पार्लियामेंट के रूल कबूल नहीं, ये बड़ी गलत बात है। राइट। अच्छा हैदर भाई साहब, जो बात आमिर इलियास माना कर रही थी, जरा वही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि DGISPR ने कहा कि फौज को तलब करने का इख्तियार आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत के पास है। सर, क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस गवर्नमेंट को तौहीन अदालत का कोई नोटिस जारी करती है और अमल दरामद के लिए फौज को बुलाती है तो फौज जो है वो इनकार कर देगी? यानी कि DGISPR ने इशारा दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी बड़े फैसले के बाद फौज का लाहे अमल क्या होगा? देखिए, आर्टिकल जो दो बता रही हूँ वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। यानी बेसिकली इनका मजमुआ ये है कि आर्म फोर्सेस ने और सारी जुडिशियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एड में आना है और जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का अपना राइट है कि वो डायरेक्ट करेंगी आर्म फोर्सेस को कि किस मुल्क के दुश्मन से लड़ना है और एड ऑफ सिविल पावर में किस तरह उनकी एड करनी है। लेकिन तो 97 में, लेकिन 97 आर्टिकल 119 वो किया था ना, लेकिन वो जो आर्मी चीफ से जनरल जहांगीर करामत, उन्होंने वजारत दिफा को जो हुक्म दिया गया था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की तरफ से, वहां भिजवा दिया था, नहीं आई थी ना फौज। नहीं, देखें, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी फौज को आना है और फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी आना है। जुमरा बिल्कुल क्लियर है कि इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट आना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हवाले से उन्हें जरूरत है तो उन्हें आना है और फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्शन अगर उन्हें फॉलो करने इन एड ऑफ सिविल पावर। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि सिविल पावर जो है वो इस्तेमाल की जाएगी कोर्ट्स के खिलाफ, और ये तो नहीं हो सकता कि इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब होगा कि हमला कर दिया जाए फेडरल गवर्नमेंट पे। तो ये मुतादिम ही नहीं है। अच्छा, इसकी एक तशरीह भी की जाती है, जरा इसके बारे में कि वो तशरीह ये की जाती है कि सिर्फ आईनी अहकामात की हद तक है पाबंद, किसी इंतजामी हुक्म को मानने की पाबंद नहीं है। क्या ये ठीक है? इंतजामी हुक्म जो है वो भी आइन से की उससे फ्लो कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि गैर आईनी हुक्म जो है वो बिल्कुल फॉलो करने पे कोई पाबंद तो नहीं होता, लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा हुक्म आईनी है गैर आईनी है। ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म दे और खुद फैसला करती है, दोनों टीवी पर डिसाइड कर लें कि वो गैर आईनी और हम नहीं फॉलो करेंगे। तो इस तरह नहीं होता। मतलब जो ये दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक्चुअली जो कॉन्ट्रडिक्शन बताई जा रही है वो भी बड़ा जरूरी है क्लियर करना, जो आपने सवाल भी किया कि देखें पार्लियामान और जुडिशरी की लड़ाई है। ये बड़े आई थिंक महारत से नैरेटिव PML नून ने सेल कर दिया मीडिया, एटलीस्ट ब्रॉडकास्ट मीडिया की हद तक वो कामयाब रहे। हालांकि इमरान खान के नैरेटिव अभी तक चल रहे थे। ये पहली दफा है बहुत महीनों में बयानियां बना दिया PML नून का जो नैरेटिव बना है और जिस तरह उन्होंने इफेक्टिवली पार्लियामान को इस्तेमाल किया है और हर चीज पार्लियामान पे भेज दी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए और मुश्किल कर दिया है कि कह दिया हम सब साथ हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा, पूरी पार्लियामान है, पूरी कैबिनेट है, और उन्होंने जो है ना जाके सारे फैसले करवा लिए पूरी पार्लियामान के साथ और कह दिया भाई पार्लियामान सुप्रीम। अच्छा हैदर, लेकिन ये बात मजे की नहीं है। ये सियासतदान जो जिन्होंने खुद कभी पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी है, अब वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की जंग के लिए वो अदलिया के सामने खड़े हो गए हैं। क्या वजह इसकी लग रही है कि ताकत के इंजेक्शन इनको लग रहे हैं वहां से जहां से पहले अदलिया को लगा करते थे? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वरना आपके ख्याल से पार्लियामान की रेजोल्यूशन बड़ी शर्मनाक बात है ये तो फिर, कि अब ये सियासी क़यादत को गैर जमहूरी कुव्वत कर रही है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए। आप ऐसे कह रही हैं जैसे इमरान खान ने तो कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। जो भी कर रहा है, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। नहीं, लेकिन भाई ये तो कोई पहली दफा हो रहा है कि आपके ख्याल से गलत उस वक्त भी था, आज भी गलत है, लेकिन ये पहली दफा आप तो ऐसे कह रही हैं कि बड़े शर्म की बात है। ये तो 75 साल की शर्म है ये।
तो ये शर्म बरकरार है अभी तक, ठीक, बिल्कुल बरकरार है। लेकिन बात ये है कि देखें, पार्लियामान एक रेजोल्यूशन के जरिए से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की नफी नहीं कर सकती। एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से ही उसकी नफी होगी, या अगर पार्लियामान करेगी तो वो कानून साजी और इन दिस केस आइन साजी के जरिए से करेगी, 2/3 मेजॉरिटी से। 90 दिन में इलेक्शन हो, अगर उन्होंने इसकी नफी करनी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कि 90 दिन में इलेक्शन हो या क्लोजेस्ट टू 90, तो वो आइन साजी के जरिए उसकी नफी कर सकती है आईनी तौर पे। ठीक है। और ये क्लियर कर दूं कि देखें, आइन जो है पाकिस्तान का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड की तरह नहीं है कन्वेंशन, यानी कि यहाँ पे आइन बनाने की पावर तो जरूर पार्लियामान के पास है और वो एक रिप्रेजेंटेटिव है अवाम की, तो लिहाजा एक मुकद्दस उसकी हैसियत मैं समझता हूँ इस हिसाब से ज्यादा तो है, लेकिन आइन के फिर भी जो है मातहत है। इसी तरह एक आइन की क्रिएशन तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आइन जो है वो उस पर तजावज कर सकती है, ये तो मुख्तलिफ चीज है। ओके, अच्छा टाइम कम है। और ये साहब एक चीज और मैं चाह रही थी कि उसको शामिल करें कि आज आपने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है मुफ्त आटे स्कीम पे कि 20 अरब रुपए की करप्शन इस पे हुई है, और वफाकी हुकूमत और जो पंजाब निगरान हुकूमत है वो इसका डिनाइल दे रही है, तरदीदें इसके ऊपर कर रही है। ये एक साल में इस हुकूमत का वाहिद बड़ा रिलीफ था जो इन्होंने अवाम को दिया है। और ये साहब, ये सिर्फ मुफ्त आटा स्कीम में अगर 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है तो ये और कहां कहां हाथ पैर मारे गए होंगे सर? देखें, मैं एक शहबाज शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया है तकरीबन 10 साल जी, और उस वक्त हुआ ये था कि इनको एक सस्ती रोटी लाने का, हम साथ ईरान में साथ किया था। वहां ईरान में मुफ्त रोटी मिलती है, ठीक है, लेकिन ईरान में ये होता है कि आटा वहां तक वो नहीं करते, क्योंकि आटा स्केर्सिटी में होता है, पेड़ा खरीद सकते हैं, खुश्क आटा नहीं बेचते ताकि स्मगलिंग ना हो। इन्होंने यहां भी शुरू कर दिया। ताहिर शहबाज होते थे उस वक्त सेक्रेटरी फूड, सेक्रेटरीज की मीटिंग में हमने कहा कि नहीं चल सकता, लेकिन कुछ लोग थे जो शायद खाकान अब्बासी साहब भी जानते हैं कि जिन्होंने पैसा बनाना था फ्लोर मिलों से, उन्होंने किया और 1 साल के बाद नाकाम हो गया। अब आप अंदाजा करें, इस आटे का मसला यह है कि असल मसला पता क्या है, इन लोगों को अच्छा लगता है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप आटे तकसीम कर रहे हैं, 20 बंदे मर गए यार तुम लोगों के। आटा वो होता है कि हमारी माएं बहनें जो थी वो फकीरों को दिया करती थी डाल के। ठीक है, 75 साल की तारीख है पाकिस्तान की, कभी ये मौका नहीं आया आज तक। और ये साहब इसी पे जरा कि पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान बनने से पहले ये पंजाब पूरे इंडिया को गंदम देता था। मैं चाह रही हूँ जरा आपने उनको लाइनों में लगा दिया। जरा ये खबर जो है ये सही है, इसके हवाले से जरा आमिर इलियास राना साहब से मैं इस पे कमेंट ले लूं। आमिर इलियास राना साहब, ये जो 20 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी हुकूमत पे लगा दिया है, चूंकि आपको पता है कि इस स्कीम की निगरानी खुद वजीर आजम कर रहे थे, सर ये इल्जाम दुरुस्त है? क्या खबर है आपके पास, या फिर हकाइक के मुनाफी है? देखें, ना मैं इसको दुरुस्त कहूंगा, ना मैं इसे गलत कहूंगा, क्योंकि एक साबिक वजीर आजम को हम समझेंगे कि वो जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ रोजाना की बुनियादों पे राइट और लेफ्ट पे बैठ के मुख्तलिफ मीटिंग्स में शरीक होते हैं, लेकिन कुछ उनकी रिजर्वेशंस अपनी हुकूमत में हैं और कुछ री इमेजिनिंग जो पाकिस्तान बनाया जा रहा है वो भी किसी के कहने पे कुछ लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो वहां पे गुस्सा भी हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो सच बोल रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो बात उन्होंने कही है इसको एलैबोरेट भी उनको और करना चाहिए। सीरियस बात है, इंतहाई सीरियस बात है। 1 रुपए की डकैती भी डकैती है और 20 अरब रुपए की भी डकैती है। ऐसे मौके पे इतना बड़ा इल्जाम सामने आवाम के लिए, ये क्या बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल आना है। और ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वजाहत भी आएगी, इसकी आनी चाहिए, चूंकि उनके साथ राइट लेफ्ट पे मुख्तलिफ पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब बैठते हैं, और वो वीडियोस रिलीज होते हैं, वो कोई खुफिया तौर पे नहीं बैठते। जब वो कह रहे हैं पार्टी के अंदर से बात कर रहे हैं, सीनियर नायब सदर के ओहदे से रिजाइन किया है, लेकिन वो ओहदा उनका अभी तक मौजूद है, लिहाजा इसको सीरियस लेना चाहिए गवर्नमेंट को भी। सिर्फ मरियम औरंगजेब के बयान से बात नहीं बनेगी, जो आमिर मीर हैं पंजाब गवर्नमेंट के वजीर इत्तलात, उनके बयान से नहीं बनेगी। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी नहीं। देखे ना, अगर ये जो औरिया साहब जिस आटे की बात कर रहे हैं ना, रोटी की, उस पर क्वेश्चंस आए थे और वो 56 कंपनियों पे साकिब निसार साहब ने बड़े बड़े दावे सुप्रीम कोर्ट में बैठ के किए। आपको पता है उन्होंने एक ऑर्डर किया था कि तमाम लोगों से पैसे वापस ले लें, और एक अफसर को जब बुला के कहा ना, उसने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, मैंने प्रोजेक्ट
डायरेक्टर के तौर पे सरकार से पैसे कानूनी तौर पे लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर मुझे बताएं कहां इंप्लीमेंट हुआ है। चलें ठीक है, यानी कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इल्जाम लगाया गया है। निसार साहब जवाब दें कि वो एक अफसर जो आज भी सर्विस में है उसने चैम्बर में क्या जवाब दिया था, बता दें जरा। जी जल्दी से प्लीज, ये क्या कोई नई गेम शुरू हो गई है? ऐसी इंपॉर्टेंट बात पे लाइटर नोट पे बात की तो नहीं जा सकती, लेकिन अब समझ आती है कि 21 अरब रुपए जो है वो क्यों नहीं है इलेक्शन के लिए, 20 अरब तो चले गए। ओके, हैदर हमीद साहब और ये मकबूल जान साहब और आमिर इलियास राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।